इब्तिदा रब्बे रहमान के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरजंग अज़हर फिराज के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान। आजकल पाकिस्तान की सियासत ऑडियो वीडियो लीक्स के गिर्द घूम रही है। आखिर ये मामला क्या है, ये तमाशा क्या है और कौन ऑडियो लीक्स करता है, कौन वीडियो लीक्स करता है, इसके पीछे कौन है? आइए जानते हैं सियासी व माशी अमूर के माहिर जनाब नदीम अब्बास से। नदीम साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। व्हाट इज़ योर इनटेक? शुक्रिया अज़हर साहब प्रोग्राम में इनवाइट करने पर। ये जो लीक्स का मामला है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस वक्त पहले हुकूमत की आ गई लीक्स, वज़ीर-ए-आज़म साहब की, और अब अपोजिशन लीडर की इमरान खान साहब की भी ऑडियो लीक्स हो गई हैं। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि इसमें कुछ जजेस की भी और जनरल्स की भी ऑडियो लीक्स होने वाली हैं। और इस हवाले से दो इंटरेस्टिंग जो मालूमात हैं जो मैं कौम के साथ या और आवाम के साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें एक तो ये ओपिनियन दिया जा रहा है कि हमारी जो प्रीमियर एजेंसीज़ हैं उनका ये काम हो सकता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस, जहाँ पे सिक्योरिटी की हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड की जा रही हैं। और ये आज से नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख बहुत पुरानी है, वहाँ से ये सिलसिला चलता आ रहा है। और वही ऑडियो लीक्स जो है उनसे ज़रिए उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता है। एक ये है पॉइंट कि जी हमारे एजेंसीज़ का काम है। जबकि दूसरा इसमें ओपिनियन ये है कि जो ये हैकर्स का काम है। डार्क वेब जो है एक बहुत बड़ा इंटरनेट पे एक अंडरवर्ल्ड है, समझ लें आप। इसमें हैकर्स का बहुत सारा डाटा होता है और हैकर्स के पास बहुत सारी मालूमात होती हैं और उनको जो पकड़ना है या उनको ट्रेस करना ये बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ममालिक के लिए ये मुश्किल टास्क है। तो इसमें ये हो सकता है कि ये उनका काम भी हो। और अभी मैं रिसेंटली कुछ देख रहा था कि एक हैकर ने ये स्टेटमेंट भी दिया हुआ था कि मैं अगले 2-3 दिन में जो है मज़ीद बहुत ही धमाका खेज़ जो ऑडियो हैं वो लीक्स कर दूंगा, और उसके साथ ही जिसमें तमाम मतलब इदारों के टॉप ब्रास हैं वो उनकी लीक्स होंगी, और उसके बाद मैं अपना अकाउंट जो है उसको डिलीट कर दूंगा। सही। तो मेरे ख्याल में कि ये हैकर्स का काम ज़्यादा है, क्योंकि अगर एजेंसीज़ करती हैं तो एजेंसीज़ इस लिहाज से इस तरह नहीं करती कि एक ही दफ़ा शुरू हो जाए। तो वो बड़ा मखसूस किस्म की कोई एक आध लीक्स आ जाती है, वो भी कोई साल में या 2 साल बाद। तो अब तो ये सिलसिला ही शुरू हुआ है। तो लग यही रहा है कि ये हैकर्स का काम है। और इस हैकर्स ने जो है वो हमारा पोल खोल दिया है। हमारे मतलब देख लें, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की चीज़ें लीक हो रही हैं। हमारी जो अगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस महफूज नहीं तो आम पाकिस्तानी कैसे महफूज? आम आदमी के बारे में या आम जो सिक्योरिटीज़ हैं इश्यूज़, वो तो आप उसके बारे में फिर क्या सोचेंगे। तो ये हमारी सिक्योरिटी का लीक्स है, हमारी एजेंसीज़ की, हमारी आईटी का, हमारा ओवरऑल ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फेलियर है और ये क्वेश्चन मार्क है कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप इसके जो ऑडियो लीक्स हैं इनके कंटेंट पे क्या कहेंगे? कंटेंट भी इंटरेस्टिंग है इस हिसाब से कि अगर हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की और मरीम की और उनकी जो हुकाम की वीडियोस ऑडियो लीक्स, हाँ जी, वज़रा के साथ जो गुफ्तगू है, तो उसमें इस तरह का कोई पैगाम नहीं दिया जाता जिसमें हम समझें कि कोई नून लीग के ख़िलाफ़ है, बल्कि उसमें तो उनको फेवर दी गई है। मैं तो ये समझूंगा कि उसमें वो कहते हैं जी देखें, मरीम नवाज़ के जो दामाद है, अगर उसने इंडिया से कोई चीज़ मंगवानी है तो वहाँ पे पाबंदी है, तो ठीक है जी आप उसको टर्की से मंगवा लें। तो जो टर्की से मंगवा रहे हैं वो तो कहते हैं देखें जी शहबाज शरीफ साहब तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और मेरिट पे काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई नेपोटिज्म नहीं है। सही। तो इसलिए हुकूमत जो है उसको इतनी टेंशन नहीं हुई लीक से। सही। और अब जो है दूसरी जो लीक आई है जिसमें इमरान खान और आज़म खान साहब का जो आपस में है, जो वज़ीर-ए-आज़म और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जी, उनके जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो साइफ़र के हवाले से, उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं जी हमने इस साइफ़र का एक इशू बनाना है जिसमें हमने, यानी अमेरिका को कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ खेलना है और इसके ऊपर इजलास बुलाना है और इसमें हमने वज़ारत जो ख़ारजा हुकाम है उनको बुलाना है और अमरीकी जो यहाँ पे बैठे हैं उनको बुला के जो उनके हाथ में कंप्लेन दर्ज करवानी और इस तरह का जो इशू है।
और वो अब जबकि हमारे उसमें ये है कि वो मिनट्स भी तब्दील किए गए, वो भी गुफ्तगू है कि जो इजलास होगा उसके मिनट्स तब्दील कर उसके मिनट्स तब्दील किए जाएंगे और उसको मतलब एक अपने हिसाब से उसको रंग दिया जाएगा। और आवाम के अंदर हम जो एक नैरेटिव बयान कर रहे थे जो आपके सामने कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो सारा ही वो जो ड्रामा रचाया गया था, जो भी गेम खेली गई थी, उसका सारा जो कटा चटा है वो खोला गया है। तो पाकिस्तान सैलाब में गिरा हुआ है, माशी हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं कि बहुत गंभीर मसाइल हैं समझो। तो ऐसे हालात में क्या पाकिस्तान के पास इश्यूज़ ख़त्म हो गए हैं कि ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स पे सियासत हो रही है? मेरे ख्याल में हमारे यहाँ असल में पॉलिटिक्स बहुत डर्टी है। यहाँ पे डर्टी इश्यूज़ को ही उछाला जाता है और किरदार कुशी की जाती है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉलिटिक्स बहुत कम की जाती है, यहाँ इशू बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत कम की जाती है और हम हमेशा एक दूसरे की लेग पुलिंग के चक्कर में होते हैं। और अब आप देख लें कि ये जो नून लीग है वो इमरान खान के बारे में ऐसे बयान देती है और इमरान खान जो है इतने ये जो फ्लड की सूरत हाल में के बावजूद और हमारे यहाँ जो एक 1/4 हिस्सा पाकिस्तान का फ्लड्स का की नज़र हो गया है, तो इस सारी सूरत हाल के बावजूद वो वहाँ पे एहतजाजी जलसे कर रहे हैं और रोज़ाना कहीं ना कहीं वो एहतजाज का प्लान बना रहे होते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि हम लोग जो है पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है, हम इश्यूज़ की तरफ नहीं जाते, हमने बस एक दूसरे को गंदा करने का प्लान बनाया होता है और वही हमारे यहाँ और अभी भी देख लें कि इसमें तमाम जो इदारे हैं पाकिस्तान के वो सारे एक्सपोज होंगे, सब के ऊपर उंगली उठाई जाएगी, कोई किसी को माफ़ नहीं करेगा। तो खान साहब इसको कामयाबी समझ रहे हैं जो ऑडियो लीक हुई उनकी, तो वो क्यों समझते हैं इसको? वो कहते हैं कि ये एक्सपोज हो गए हैं कि साइफर आया था। बस फिर देखो ना, वो हर बंदा उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। हुकाम वाला जो हुकूमत है शहबाज शरीफ, उसने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी ये हमारे हक में है, ये तो हमारे खिलाफ जजमेंट नहीं है। और इमरान खान साहब यही कह रहे हैं कि जी हमारे हक में है जो आज की जो ऑडियो लीक्स हैं। तो ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर ये सिलसिला। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि आगे देखें किसकी सियासत ख़त्म होती है, किसका खेल शुरू होता है। जी ये जो सिलसिला है ये सुनने में यही आ रहा है कि ये दूर तक जाएगा और इसमें बहुत सारे पर्दानशीनों के नाम आने वाले हैं। तो उसमें सारे किरदार जो हैं जिसको जो छुपे बैठे हैं, जो काम बिहाइंड द सीन काम करते हैं, वो उम्मीद है कि वो सारे एक्सपोज हो जाएंगे। नून लीग की उज़्मा बुखारी कहती हैं कि आगे एक ऑडियो आएगी जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ये सियासी ऑडियो थी, आगे कुछ और हो सकता है। वो क्या हो सकता है आपके ख्याल में? तो ये ऑडियो वीडियोस का आपको पता है कि ये तो काफ़ी टाइम का चल रहा था और मरियम और नून लीग के बारे में था कि ये जजेस की इनके पास ऑडियोज़ या वीडियोज़ भी हैं और ऑडियोज़ भी हैं। तो ये जानते हैं और ये लोग मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये सिलसिला शुरू करें। और अब जब ये सिलसिला शुरू हो चुका है, अब मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें एक्सपोज होंगी और सारा कुछ बाहर आ जाएगा। इस सियासी लड़ाई का नतीजा क्या निकलेगा, किसको फ़ायदा होगा इसका? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई इसका एज होगा किसी भी पार्टी के लिए। इस वक्त जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम ज़रूर लौटे हैं, डार साहब वापस आ गए हैं, हमारे जो शहबाज शरीफ साहब ने जो टूर किया है यूएन का और अमेरिका का, नहीं उस पर बाद में बात जाएंगे। जो लीक्स हैं इसका क्या नतीजा निकलेगा, कोई है? इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलना, ये इस मुल्क में इसी तरह चलता रहना है। और जब सबकी लीक्स आ जाएंगी तो आप किसको ब्लेम यानी प्रोपेगेंडा पे सियासत चल रही है। ये प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है, बिल्कुल, इसमें कोई कुछ चीज़ नहीं है। और इसमें हमारी वही जो बड़ा प्रोपेगेंडा बाज होगा वो ज़्यादा प्रोपेगेंडा करेगा। और इसमें ये हैकर्स का भी आप देख लें कि वो उनकी कारस्तानियाँ भी आप देख लें कि लास्ट टाइम आपने शायद सुना होगा कि इमरान खान साहब और उनके 1-2 हुकाम की ऑडियो लीक्स हो गई थी। इस तरह मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ साहब जब वो कारगिल इशू बना था तो इंडिया ने इनकी एक ऑडियो लीक्स कर दी थी। तो ये ऑडियो लीक्स का मामला बहुत विकी लीक्स का मामला जो बड़ा मशहूर है, वो आपके सामने है, वो जुलियन अससांज, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये शायद हाँ, तो इंटरनेट का ये ज़माना है, तो इसमें अब कोई भी बंदा जो है वो महफूज नहीं है इसके शर से, ये चीज़ें बाहर आनी हैं। अच्छा नदीम साहब, एक मुलजिम को मुल्क का ख़जाना जो है उसके हवाले कर दिया गया है। मुलजिम भी वो जो करप्शन केसेस में मुलव्वस है और वो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को कैसे संभालेगा, वो दावे तो बड़े कर रहा है। और सबसे पहले आप उसकी क्रेडिबिलिटी को कैसे देखते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ ना 2 चीज़ें होती हैं, मुलजिम और मुजरिम में बड़ा डिफरेंस होता है। इल्ज़ाम किसी पे भी लग सकता है, आप इल्ज़ाम जब तक उस पर साबित नहीं ना हो तो उस वक्त तक आप उसको मुलजिम ही कहते हैं, मुजरिम ही कहते हैं। तो वो अक्यूज्ड ज़रूर हैं, ठीक है, वो अभी कन्विक्ट नहीं है।
अच्छा, लास्ट टाइम हमारे यहाँ जैसे वो सबको पता है कि यहाँ पे हुकाम बाला जो हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं और उनकी तरफ से वो एक आर्म ट्विस्टिंग की जाती है। तो नून लीग समझती है कि 2018 के बाद और सारे जो मामला थे वो उसमें इस तरह के हम स्क्वीज़ हो गए थे कि हमें ये पाकिस्तान से भागना पड़ा था, और इस वजह से वो यहाँ से बीमारी का बहाना बना के निकले हैं। और आप देख लें कि इमरान खान साहब के पास 3.5 साल की हुकूमत थी, जिसमें फ़ौज भी उसके साथ थी, एजेंसियाँ भी साथ थी, जजेस भी साथ थे, तो कुछ निकला नहीं है, कोई बरामद नहीं कुछ कर सके। उसका जो शहजाद साहब थे वो नैब के हुकाम भी उसके साथ थे, तो कुछ निकला नहीं है। ये जस्ट एक दूसरे के खिलाफ जो है इल्ज़ामात ही थे। अगर कुछ निकलता, कुछ सज़ाएं मिलती तो फिर अवाम और कुछ बरामद होता, कोई रिकवरीज होती तो अवाम को यकीन होता। अगर कुछ निकला नहीं तो ये बरी भी तो नहीं हुए ना, मुल्ज़िम तो वैसे के वैसे हैं, पूरी तकरीबन काबीना मुल्ज़िम है। मुल्ज़िम तो आपको मालूम है कि इमरान खान साहब भी मुल्ज़िम है, लेकिन वो वज़ीर आज़म थे। सदर ममलिकत साहब भी मुल्ज़िम हैं, तो वो भी सदर हैं। तो ये पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये या तो कोई इसकी हिस्ट्री कोई प्रेसिडेंट होती ना कि जी मुल्ज़िम जिसके साथ मुल्ज़िम लग गया है, अक्यूज़ड है, तो उसको कोई ओहदा नहीं मिल सकता। तो फिर इखलाकियात कहाँ गई? इखलाकियात तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कहाँ होती हैं, ये वहाँ का होता है। आपको पता है कि शेख रशीद साहब जो बड़ी बातें करते हैं, जब इसके दौर में जब ये मिनिस्टर था रेलवे का, तो 1-2 बड़े हादसात हुए, तो इसको जब कहा गया कि जनाब आप तो बड़ी बातें करते इस्तीफ़ा दें, तो कहता मैं कौन सा गाड़ी चला रहा था, मैं कौन सी ट्रेन चला रहा था कि मैं इस्तीफ़ा दूँ, मेरा तो इसमें क्या कसूर है, मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, वो रोडी में वाक़या हुआ है, तो मैं कैसे इसका इल्ज़ाम दूँ। तो हमारे यहाँ ये इस तरह का ट्रेंड नहीं है कि वो इज़्ज़त के साथ चले जाएं। तो हमारे यहाँ ये पुरानी प्रैक्टिस है। असल में मसला ये है कि मुल्क को बेहतरी की तरफ हमने लाना है इत्तेफाक राय के साथ, कंसेंसस के साथ। दुनिया में आप देख लें कहीं पे भी जो तरक्की करते हैं मुल्क, वो इत्तेफाक राय से करते हैं। तो इत्तेफाक राय कब होगा? ये आपस में बैठने को तैयार नहीं, एक चोर डाकू समझता है उनको, चोर डाकुओं के साथ बैठना नहीं तैयार, कैसे बैठेंगे ये लोग सब? ये हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट ने ये एक नया जो एक्सपेरिमेंट किया था पीटीआई की शक्ल में, कि वो समझ रहे थे कि 2 जो रवायती पार्टी हैं ये बारियां ले रही हैं और मुल्क का हाल बुरा कर रहे हैं। तो उन्होंने एक नए सेटअप के लिए सारा निज़ाम किया और उसमें इमरान खान के लिए जगह बनाई। लेकिन इमरान खान साहब के लिए जब जगह बनाई तो इमरान खान साहब उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने से इनकार कर रहे थे। उसका एक अपना माइंडसेट था, वो अपने हिसाब से। अब आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े मामला भी हुए, जिसमें पुलवामा का वाक़या भी हुआ, और वो जो एप्टा कौन सा वाक़या था जिसमें वो इंडियन पायलट और वो सारा मामला बालाकोट वाक़या हुआ। तो उस वक्त भी इमरान खान जो थे वो अपोजिशन लीडर के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। ठीक है, इसी तरीके से अफगानिस्तान के मामले पर ऐसा नहीं हुआ, तो वो किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं थे। तो वो बाजवा साहब खुद उसको मामलात को देखते थे और अपोजिशन को एतमाद में लेते थे। और एंड पे उन्होंने देखा कि इमरान खान में इस मामले में कोई लचक नहीं दिखा रहे, और आपके सामने है, क्योंकि चाहे जो भी है अपोजिशन वालों के पास भी अवाम का मैंडेट होता है, अवाम ने उनको मुंतखब किया होता है। हम यहाँ लाहौर में या इस्लामाबाद में बैठ के किसी पार्लियामेंटेरियन को चोर डाकू कह दें, इससे कुछ नहीं होता। हाँ, उसकी अवाम अगर रिजेक्ट कर दे तो फिर है। अब सदर ममलिकत कह रहे हैं कि मैं इनको बिठाऊँगा, मुज़ाकरात होने चाहिए, आर्मी चीफ़ के मामले पर भी कंसेंसस होना चाहिए, वो क्या इसमें कामयाब हो सकती हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इमरान खान साहब जो हैं वो एक अपनी दुनिया में रहने वाले आदमी हैं। वो वही बात सुनते हैं जो उनको पसंद आती है, वो दूसरी बात सुनना गवारा ही नहीं करते। तो मेरा नहीं ख्याल कि अलवी साहब का इतना कोई कद है या इस तरह के वो फोर्स कर सकेंगे इमरान खान साहब को कि वो अपोजिशन के साथ बैठें और कोर जो इश्यूज़ हैं मुल्क के उसके ऊपर बैठ के बातचीत करें। मेरा नहीं ख्याल। और अभी आप सामने है सबके कि वो जो पीटीआई का मोमेंटम है, जो वो पॉलिटिकल रैलीज़ का, वो फेड होता नज़र आ रहा है। शायद आपको भी इसाक डार के वज़ीर ख़जाना बनने पर कोई पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के इम्कानात हैं या फिर वैसी के वैसी मईशत रहेगी? इसमें ज़ाहिरी तौर पे तो काफ़ी अच्छे असरात नज़र आ रहे हैं। जैसे आपका जो रुपी है वो स्टेबल होता जा रहा है, खड़ा होता जा रहा है, स्टॉक मार्केट बेहतर होती जा रही है। इसका जो सबसे बड़ा एज ये है कि इस वक्त मुल्क में वो जो कह रहे थे कि जी शायद इलेक्शन हो जाएंगे, अगले माह अनाउंस हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ अनाउंस हो जाएगा, तो अब ये वो जो मतलब एक अनसर्टेनिटी थी पॉलिटिकल, वो ख़त्म हुई है और मुल्क एक स्टेबिलिटी की तरफ गया है कि जी ये कम से कम अगले 2-3 माह नए आर्मी चीफ की तकर्री तक जो है ये मामला एज इट इज़ ही रहेंगे और मुल्क की इकानमी बेहतर होगी।
तो इस वजह से थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से हमारी इकानमी भी स्टेबल हुई है। तो खान साहब का तो वही मुतालबा है कि इलेक्शन हो फौरी? नहीं, वो मुतालबा है, लेकिन अब लास्ट टाइम जो उसने बात की थी कि अगर मुझे कोई यकीन दहानी करवाई जाए तो मैं पार्लियामेंट में वापस आने को भी तैयार हूँ, छोटी बात नहीं की। वापस आ सकते हैं क्या? तो वो कह रहे थे कि जी मुझे कोई अगर आप यकीन दहानी करवाएं तो मैं वापस आ सकता हूँ। अभी रात को फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट थी, जो उसने एक किसी चैनल में बैठे थे, तो वो कहते हैं जी हमारी एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, हम कोई फसाद नहीं चाहते, हम लॉन्ग मार्च नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जी इलेक्शन को अनाउंस कर दें और ये मामलात को सीधा करें, ये वो फलान। तो वो उनके जो गुब्बारे की हवा है वो निकल चुकी है। सही। तो हाल ही में वज़ीर आज़म और उनकी काबीना ने बैरून मुल्क दौरे किए हैं, इन दौरों का क्या फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान को क्या कोई अहमियत मिली? और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी खिताब किया। आप इन दौरों पर आपको किस नज़र से आप देखते हैं इन दौरों को? ये दौरे अगर आप इसको देखा जाए तो ये काफ़ी मुस्बत थे, क्योंकि पाकिस्तान यूएन जो सेक्रेटरी जनरल है वो पाकिस्तान का दौरा करके गए थे। पहले दौरा कर गए थे? पहले ही दौरा कर, एक हफ़्ता पहले की बात है। तो वो सारे हालात वाक़यात देख कर गए थे। इसके अलावा ग्लोबल मीडिया भी दिखा रहा था कि पाकिस्तान में जो तबाही हुई है इतने बड़े पैमाने पे, और उसमें जो फ्लड्स की सूरत हाल थी और अभी भी पानी खड़ा है, तो लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर जो आफत आई है ये बेसिकली जो मौसमियाती तब्दीली है उस वजह से आई है, इसमें पाकिस्तान का फॉल्ट नहीं है। हम लास्ट टाइम पहले यही कहते थे कि पाकिस्तान ने डैम्स नहीं बनाए, तो उस वजह से ये सारा मामला है। लेकिन ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से हुआ है, तो वेस्ट को ये थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ है कि जो टेम्परेचर में जो तब्दीली है, यानी पाकिस्तान उस तरह की गैसेस यूज़ नहीं करता, ना कोई कोल जो ऑयल है या कोल की चीज़ें हैं या जिस तरह के, वो पाकिस्तान में वो बहुत जिससे फ़ज़ा को नुकसान पहुंचता है, फ़ज़ा को नुकसान पहुँचे, तो वो सारा वेस्ट का ही खेल है। तो उनकी सारी वो चीज़ें हैं, तो उन्होंने सोचा कि जी पाकिस्तान प्राइस पे कर रहा है उसकी जो मौसमियाती तब्दीली की, तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की इमदाद की जाए और पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए। और उसमें आपने देखा कि यूएन चीफ ने इस हवाले से पाकिस्तान के सपोर्ट की बात की। फिर वहाँ पे जो हुकाम बाला की मीटिंग्स हुई हैं, IMF की, वर्ल्ड बैंक की, तो उन्होंने भी ये सूरत हाल को देखते हुए ये यकीन दहानी करवाई है कि हम पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं उनको रीशेड्यूल करने के बारे में, पेमेंट्स की अदायगियों के हवाले से उनको पता कि पाकिस्तान के ऊपर बर्डन होगा, तो उन्होंने कहा जी हम आपको रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अमेरिका ने भी, और जब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, यूरोपियन लीडर्स थे, फ्रांस के सदर से हुई है, यूके में वो जब क्वीन की सेरेमनी थी वहाँ पे भी उसकी मीटिंग्स हुई हैं, अमेरिका में जाके वो बाइडन से भी मिले हैं, तो सबको उन्होंने ये कन्वे करने, उससे पहले उज़्बेकिस्तान में मिले हैं, प्यूटन से मिले हैं, प्यूटन से भी मिले हैं, चीनी सदर से मिले हैं, चीनी सदर जी। तो ये सारी जो मीटिंग्स हुई हैं तो ये बड़ी फ्रूटफुल हुई हैं और पाकिस्तान के हक़ में एक हमदर्दी का उनसर पाया गया, और जिस वजह से थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने में आई है। वज़ीर आज़म अमेरिका जाने से पहले लंदन गए और वापसी भी लंदन में आए और अपने भाई से मिले हैं। नून लीग का इजलास हुआ है, बहुत अहम हुआ है, इसमें क्या फ़ैसले हुए हैं, आगे क्या हो सकता है? नो डाउट मामला जो है वो इस वक्त नून लीग सारे मामलात को कंट्रोल करती नज़र आ रही है, और वो जो कह रहे थे कि शायद नून लीग फंस चुकी है, अब के हालात ये लगते हैं कि जी नून लीग ने अच्छा मुकाबले की पोजीशन में आ गई है। और उन्होंने अब ये देखा है कि जी अब आप देखें कि कह रहे थे कि शायद इसाक डार साहब पाकिस्तान में आएंगे तो उसके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज होगा और ये होगा वो होगा, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आपने देखा उसने बड़े आके सेनेट का हलफ भी ले लिया, फिर वज़ीर ख़जाना का हलफ भी उठा लिया, और सदर ममलिकत ने हलफ लिया, सदर ममलिकत ने हलफ लिया, वहाँ पे सेनेट में भी उनका सजरानी साहब ने हलफ लिया है, PTI का बंदा बैठा था, तो उन्होंने हलफ भी ले लिया। फिर वो आज अदालत में पेश भी हो गए और अदालत में उसने कहा कि जी मुझे तो इन्होंने मेरा पासपोर्ट कैंसिल कर दिया था, अदरवाइज़ मैं तो अदालत में पेश होना चाह रहा था। तो सारे मामला जो हैं, अब नैब का चेयरमैन भी चेंज हो गया, तो मेरे ख्याल में अब बड़े हम ख्याल लोग आ गए हैं नून लीग के ना तमाम रैंक्स में जो पाकिस्तान की हुकूमत है, तो उनके लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं। और तो इसको देखते हुए क्या नवाज शरीफ फैसला कर सकते हैं आने का? जी, ये आज की कब बातें हैं, आज की ये डेवलपमेंट थी कि इनकी आला सतह के इजलास हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी देखें अगर इसाक डार आए हैं तो पाकिस्तान में बड़ा स्मूथ, मतलब कोई किसी किस्म की एजिटेशन या कोई था कि जी पाकिस्तान में शायद उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं शुरू हुआ। और अब कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब भी जो हैं
वो भी सोच रहे हैं कि जल्द पाकिस्तान वापसी का ऐलान कर दें, और वो अभी उनको लग ये रहा है कि कोई हुकूमत में है तो उनको वो अपना कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो मैक्सिमम ले लेंगे। अच्छा, ये इसहाक डार के साथ कुछ नहीं हुआ ना, पाकिस्तान में आने पे कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन मरियम औरंगज़ेब जब गई हैं लंदन में तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। आपने देखा होगा कि लोग हरासा कर रहे हैं उनको, उनके नारे कस रहे हैं, उनके जुमले कस रहे हैं, बल्कि उसमें ऐसी वीडियो में देखा जा सकता है कि गालियाँ भी लोग दे रहे हैं। तो आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं, क्या समझते हैं? ये क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो पहले एपिसोड हमारी सऊदी अरब में मस्जिद नबी में वो बड़ी अफसोसनाक थी, और यहाँ पे भी ऐसे ही है जो लंदन में हुआ है। एक रेस्टोरेंट में गई हैं या एक दो और जगह पे, तो वहाँ पे ये छोटापन है, इस तरह का नहीं करना चाहिए। कल अगर यही चीज़ पीटीआई के लीडर्स के खिलाफ, इमरान खान साहब कल जाते हैं कहीं बाहर या कोई और जाता है, अगर उसके साथ हो तो पीटीआई के कारकुनान को भी बुरा लगेगा। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतने नीचे लेवल पे जाना चाहिए और पॉलिटिक्स को गलियों में लेके जाना चाहिए, और इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। क्या हुकूमत कार्रवाई करेगी इनके खिलाफ, या हुकूमत बरतानवी हुकूमत को कहेगी? इंडिया तो दिया है कि हम उन लोगों के नाम जो हैं और उनका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, और हम उनके खिलाफ जो है उनके पासपोर्ट कैंसिल करेंगे। अब देख लें कि शायद हो भी सकता है कि ये कुछ ना कुछ एक्शन करें ताकि आवाम को थोड़ा सा थ्रेट हो, आइंदा वो इस किस्म की कोई कार्रवाई ना करें। अच्छा, जमात इस्लामी जो है सैलाब में बहुत अच्छा काम कर रही है। उनकी जो अल खिदमत फाउंडेशन है वो वहाँ तक लोग उनके पहुँचे हैं जहाँ तक पाक फ़ौज के लोग नहीं पहुँच सके, जवान नहीं पहुँच सके, या कोई और नहीं पहुँच सका, या इंतज़ामिया नहीं पहुँच सकी। दूसरी तरफ सेनेट में एक और मामला खड़ा कर दिया गया है, जो ट्रांसजेंडर बिल का मामला है, जो 2018 में पास हुआ था, और अब कहते हैं कि ये गलत इस्तेमाल हो रहा है इसका। तो ये असल में जमात इस्लामी चाहती क्या है, या अब इस वक्त ज़रूरत क्या थी इसकी? ये दो चीज़ें हैं। ये जमात इस्लामी के पास जो सबसे अच्छी क्वालिटी है मेरे ख्याल में, अल खिदमत जो उनकी फाउंडेशन है उसमें वॉलंटियर्स होते हैं। ये जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं वो वॉलंटियर नहीं होते, वो यानी वॉलंटियर्स जो हैं दीनी जज्बे से, वतनी से, मुआशी जो भी है लोगों की खिदमत के जज्बे से जाते हैं। तो जो वॉलंटियर होते हैं उनकी कोशिश होती है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा जाए, और वो ना कोई तस्वीरें ना कोई फ़ोटो सेशन के लिए नहीं जाते। तो अल खिदमत फाउंडेशन के पास वॉलंटियर्स हैं और जो वाकई काम करने वाले हैं। लोगों ने देखा है वहाँ पे, उन्होंने डोर टू डोर जाके, और देहातों में जहाँ तक मीडिया की रसाई भी नहीं थी। असल में मामला ये है कि ट्रांसजेंडर जो बिल है, इसमें कोई भी बिल आप उठा के देख लें, उस बिल में कुछ पॉजिटिविटीज़ भी होती हैं और कुछ उसमें नेगेटिविटीज़ भी होती हैं। नेगेटिविटीज़ इन द सेंस कि उसको मिसयूज़ किया जा सकता है। ट्रांसजेंडर बिल में इस हद तक कि उसको ट्रांसजेंडर्स को जो है, पहली तो बात ये है कि इस इस्लाम में, कुरान पाक में मर्द और औरत का जिक्र है, किसी तीसरी चीज़ का, शी या उसका जिक्र नहीं है। ये उसी तरह एक फॉल्ट है जिस हिसाब से हमारे जिस्म का कोई और फॉल्ट होता है, जिस्मानी कोई भी, दिमागी कोई भी, तो ये जो फॉल्ट होता है ये भी काबिल इलाज है। एक एंडोक्रिनोलॉजी एक डिपार्टमेंट है मेडिकल साइंसेस का जो पूरी रिसर्च करके ये इस चीज़ के बारे में पहुंचती है कि इसमें क्या इश्यूज़ हैं, कहाँ पे फॉल्ट है, और वो फॉल्ट उसको ठीक कर देते हैं। ये लेकिन होता है बिगिनिंग में, स्टार्ट में। तो उसमें अब जो ये बिल था, इसमें ये था कि ट्रांसजेंडर को राइट्स दिए जाएँ, पावर्स, इख्तियार दिए जाएँ, उनको आईडी कार्ड बनाने की पावर हैं, या वो मेल कहलाना पसंद करते हैं, अगर वो फीमेल कहलाना पसंद करते हैं, जो भी उनको चाहते हैं तो वो उनको राइट्स दिए जाएँ। अब एक मेल होता है जिसकी शक्ल शबात, तो एक जो ट्रांसजेंडर है उसकी शक्ल शबात औरतों की तरह है, तो वो बेशक अपने आप को औरत कहलवाना चाहे तो वो औरत कहलवा दे। अगर एक ट्रांसजेंडर की जो शक्ल सूरत है वो मेल की तरह है तो वो उसको मेल कहलाना चाहे तो उसे कोई इजाज़त हो। ये बात ठीक है, लेकिन जमात इस्लामी का मुतालबा है कि मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई ये कहे कि मैं ट्रांसजेंडर बनना चाहता हूँ, या वो अपना लिखवा देता है, क्या इससे हम जिन्स प्रस्ती फैलती है, ये वो चीज़ें। वो उनका एक नादरा का रिकॉर्ड भी आया है, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको गलत इस्तेमाल किया। ये जो रिकॉर्ड है ना, बेसिकली ये असेसमेंट्स हैं, ये नादरा का लोगों ने डाटा ऐसे नाम लिया है, ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है कि जी लोग बड़ा तेज़ी से पाकिस्तान में मेल हजरात जो हैं वो फीमेल बन रहे हैं, तो ये मेरा नहीं ख्याल को इस लेवल पे। हाँ देखें, ये सोसाइटी है, इसमें कुछ लोगों को ये
ये बेंट होता है माइंड में कि जी मैं, कुछ लोगों को मेकअप का शौक़ होता है, कुछ को फीमेल लुक लगना, कुछ को मेल लुक लगना, तो ये चीज़ें होती हैं। हाँ, इसमें इन खामियों को रोका जाना चाहिए, जो उसके खदशात हैं जमात इस्लामी के, उनको रोका जाना चाहिए। बल्कि कल तो आपने वो भी सुना होगा, जो नज़रियाती कौंसल है उसने भी इसके ऊपर खदशात का इज़हार किया है। हाँ, इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने, तो इनमें उनके खदशात को दूर किया जाना चाहिए, इस पे कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि कहीं भी दुनिया में इत्तेफाक राय के साथ अगर ट्रांसजेंडर के लिए बिल बना है तो उनको फ़ायदा पहुंचना चाहिए, ये नहीं है कि नाजायज़ उसका फ़ायदा लोग दूसरे उठा लें, और उसमें उनकी जो मामलात हैं उसको देखना चाहिए और उसके ऊपर पूरी स्टडी करके उसके ऊपर एक कमीशन बना के इन मामलात को कवर करना चाहिए, बजाय हम इसको ऐसे जगनसाई करेंगे जी पाकिस्तान में हम किसी चीज़ पर भी मुतफिक नहीं हैं। ठीक है नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सारी चीज़ों को बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत ऐसी है और ऐसी ही रहेगी, ये हम 75 साल से देखते आ रहे हैं। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान हमारा तरक्की करता रहे, पाकिस्तान में अमन रहे, अमन के फूल खिलते रहें और पाकिस्तानी खुशहाली की ज़िंदगी जिएँ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।